Hello friends, you are most welcome here at this channel, and here in this video we are just going to discuss TGT English पेपर 2016। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है TGT इंग्लिश पेपर 2016, जिसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इस वीडियो का यह पहला पार्ट है जिसमें हमने 60 क्वेश्चन लिए हैं और दूसरा भाग इसका आएगा नेक्स्ट 60 क्वेश्चन से 125 तक। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, द करेक्ट स्पेलिंग इज परसिवरेंस, 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 एंटी परसिवरेंस। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि इस एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन आए थे ऐसे जो करेक्टली स्पेल्ड से थे, करेक्टली मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, और इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, PERSEVERANCE। It is the correct spelling and its mean is hard work, dedication। जैसा कि अभी जो रेस्ट या जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं, और ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज़ हियर क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज़, यहाँ भी वही करेक्टली स्पेल से पूछा गया है। हाइमेरस की स्पेलिंग इसमें 4 दी गई है, जिसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग के विषय में पता करना कौन सी है। अब आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हेमोरफेस है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। और बी है हेमोरेस, यह भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। और ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी माना जा सकता है, लेकिन आयोग ने ऑप्शन सी को माना। जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश 2 इंग्लिश में हेमोरेज की स्पेलिंग होती है, जिसमें ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमोरेज। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर ऑन द स्क्रीन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। लगातार 5 क्वेश्चन करेक्टली स्पेल से रखे गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर टीजीटी इंग्लिश पेपर 2016 में पहले 5 क्वेश्चन जो करेक्टली स्पेल्ड से पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, एकोमोडेट। और इसमें हमारा इसकी करेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है, स्पेलिंग कौन सी सही है। ऑप्शन ए है, जो कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं, ACCOAMODATE, इसमें डबल सी और डबल एम होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, हमें देखना है डबल सी और डबल एम। और आगे हमें जो दूसरे ऑप्शन है, इसमें कहीं डबल सी है तो कहीं एम नहीं है, और कहीं एम है तो सी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी correct here। And now we will move to the next question, question number 4, and here it is here on the screen before you, the correct spelling is efflorescence। अब देखते हैं यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग जो है हमें पता करनी है। तो ऑप्शन ए, इसमें जैसे डबल एफ होता है, रेस सेंस है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए नहीं है आंसर हमारा, ऑप्शन बी भी नहीं है, और ऑप्शन डी भी नहीं है, और ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एफ्लोरेसेंस, EFFORESCENCE, इट्स करेक्ट ऑप्शन हियर। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, and it is here
द करेक्ट स्पेलिंग इज रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंट, REMINESCENTE। यह जो है गलत है, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंट। ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, रेमिनिसेंट। इसमें SCENT होता है, REMINISCENT। इसको हम दो भागों में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ तक ले सकते हैं रेमिनी और उसके बाद सेंट, SCENT। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। एंड अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 क्या दिया गया है, देखते हैं। डायरेक्शन दिया गया है, लग रहा है जिसे। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8, जो कि फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। हार्डली ब्लैंक स्पेस दिया गया है। रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, अब देखते हैं इसमें विकल्प दिए गए। हार्डली सी रीच्ड हर होम व्हेन रेन स्टार्टेड, या नहीं, ऑप्शन ए नहीं है हमारा। अब आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर एज inversion. Here inversion has been used. Inversion means when verb comes before the subject. तो hardly had she reached her home when the rain started. जैसे ही वह घर पहुंची थी, बारिश शुरू होने लगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉस वांटेड टू नो ब्लैंक स्पेस दिया है, उसके बाद डन द जॉब। ऑप्शन दिया गया हाउ आई हैड दैट, हाउ हैड आई, ऑप्शन बी है। और उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी हाउ वुड आई हैव, हाउ हैड आई। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई विश आई ब्लैंक स्पेस दिया गया है ए किंग। तो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हमें आई के साथ वेयर का यूज़ हम कर देते हैं। तो आई विश आई वेयर, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वेयर। आई विश आई वेयर, यहाँ पर वेयर हो जाएगा। आई विश आई वेयर अ किंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्शन है, देखते हैं क्या है। 9 to 10, four alternatives ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one. अब इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है, जो कि नरेशन से संबंधित है। अब देखते हैं इसमें क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है और ऑप्शन इसमें सही आंसर का चुनाव करना है हमें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डोंट गो नियर द वाटर
चिल्ड्रेन शी सेड, उसने बच्चों से कहा कि आप लोग पानी के पास न जाएं। बच्चों से पानी के पास ना जाने के लिए कहा गया था। तो अब जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पर है, शी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रेन शुड नॉट गो नियर द वाटर। यह सेंटेंस नहीं हुआ, सजेशन तो यहाँ दिया नहीं गया है, बच्चों को वार्न किया गया है वहाँ नहीं जाने से, कि ना जाएं वहाँ पर, रोका गया है, ऑर्डर दिया गया एक तरह से। तो देखते हैं ऑप्शन बी, शी आस्क्ड द चिल्ड्रेन दैट दे में नॉट गो नियर द वाटर। ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी देखते हैं। सी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हो जाएगा यस। सी अर्ज्ड द चिल्ड्रेन, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर एक जगह पर, ये अभी देखते हैं इसको हम। ये है ना, इसको हम सी बना देते हैं, सी। हो जाएगा सी। सी अर्ज्ड द चिल्ड्रेन दैट दे माइट नॉट गो नियर द वाटर। तो यह भी नहीं है आंसर हमारा, अर्ज तो किया नहीं जा रहा है उनसे। तो ऑप्शन डी देखते हैं, जो कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी वार्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर, उसने बच्चों को पानी के निकट जाने से वार्न किया, जैसे कि उनको रोका, ऑर्डर दिया कि आप लोगों को नहीं जाना है, ऐसा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ही सेड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। उसने कहा प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, मुझे दूसरा चांस दिया जाए या दें। तो अब देखते हैं आंसर क्या है हमारा। अब डायरेक्ट वाक्य है हमारा, जिसमें हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। तो ये देखते हैं ऑप्शन ए, ही सेड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस। यह तो नहीं है हमारा आंसर, ऑप्शन ए नहीं है। बी देखते हैं, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, हो सकता था हमारा यह सेंटेंस ऑप्शन, लेकिन यह भी नहीं है। तो ये देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड इफ ही कैन गिवन अनदर चांस। तो ही रिक्वेस्टेड इफ ही कैन बी गिवन अनदर चांस, ऑप्शन सी भी नहीं है हमारा आंसर। ही रिक्वेस्टेड, डी की तरफ चलते हैं, ही रिक्वेस्टेड इफ ही कुड बी गिवन अनदर चांस, ऑप्शन डी भी नहीं है हमारा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ही सेड, जरा सा ऊपर चलते हैं, ही सेड प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, उसने कहा मुझे दूसरा चांस दें या दिया जाए या दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, बेग कर रहा है, तो बेग और अर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, ही बेग देम टू गिव हिम अनदर चांस, उसने उनसे दूसरा चांस के लिए बेग किया या रिक्वेस्ट किया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्टेड है चल जाता, लेकिन कैन बी गिवन यहाँ पर मिस हो रहा है, यहाँ तो था नहीं, कैन का यूज़ किया नहीं गया था, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ब्रोकन रीड इज, ये इडियम है, एक दिया गया है, ये ब्रोकन रीड। अब इसकी करेक्ट मीनिंग क्या है आइए देखते हैं। ये ब्रोकन रीड एक इडियम फ्रेज है जिसकी करेक्ट मीनिंग यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्यूटाइल एफर्ट है, दूसरा है रेयर, तीसरा अनरिलायबल है, चौथा ऑप्शन है ए सडन ग्रेट शॉक है। तो यहाँ पर ये
ए, बी और डी जो कि आंसर दिया गया है या नहीं है। अनरिलायबल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ब्रोकन रीड मीन्स अनरिलायबल, रिलायबल जो कि ब्रोकन रीड इडियम फ्रेज का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। अब मैस्कुलिन जेंडर, गूज का मैस्कुलिन जेंडर बताना है, जैसे फेमिनिन जेंडर में है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ड्रोन, ऑप्शन बी है ड्रैग, ऑप्शन सी है गैंडर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर हमारा गूज का मैस्कुलिन जेंडर गैंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। गैंडर इज द masculine gender of goose, as goose is feminine gender, so gander it's masculine gender. Gander will be its masculine gender or its opposite. In other words, we can say that it's opposite of goose. Now we will move to the next question, question number 13. As question number 13 has been given here on the screen. जैसा कि 2016 का पेपर सबसे टफ पेपर था, जैसा कि अब तक का बताया गया था। उसके बाद 21 आया, जो कि इसमें 2016 के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2021 के पेपर में। तो हमें यहाँ पर, जैसा कि इसमें हम लोग 2016 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। 2 भाग में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं 13 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन दिया गया है, इसमें हमें कौन सा नरेशन से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, और इसमें कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, कौन सा सही नहीं है। कुछ रूल्स दिए गए हैं नरेशन से संबंधित, तो इसमें वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ नॉट करेक्ट। देखिए, जैसा कि 2016 से परीक्षा का पैटर्न बदला है, इसमें क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इज़ नॉट करेक्ट, इसी में सभी लोग घूम जाते हैं। इज़ नॉट करेक्ट यार, और विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट इनकरेक्ट करके पूछता है। तो यहाँ पर वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट रूल्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन से संबंधित नरेशन से दिया गया है विथ रेफरेंस टू नरेशन। तो आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। इन चेंजिंग डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स ए सिंपल पास्ट। ये तो सही है। जब नरेशन में हम लोग वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का टेंस जो होता है उसको हम सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। यह तो सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऑप्शन बी है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, जो जिसमें कि हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। एंड दिया है ऑप्शन बी क्या है, द शैल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड। यह भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी है, द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शैल एंड शुड। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब यही सेंटेंस, यही ऑप्शन हमारा गलत है, जो कि इसी को हमें आंसर देना है इसी का। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को भी। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। यह भी सही है। इसके प्रोनाउंस भी जैसा आवश्यकता होती है उसके अनुसार बदलते रहते हैं सेंटेंस में, आवश्यकता अनुसार। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड। शैल एंड शुड में नहीं बदलता है, यह बदलता है वुड में। विल को हम लोग वुड में बदल देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर।
And now we will move to the next question. Question number 14. In the formation of the noun form verbs, which of the following is not correct? In the formation of noun form, नाउन जैसे किसी एक वर्ब दी गई है, इस वर्ब के बाद इस वर्ब को हमें नाउन में बदलना है, तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा फॉर्म जो है गलत है। इसमें हमें इनकरेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। जैसे देखते हैं, ऑप्शन दिया है अब्डिकेट। अब्डिकेट एक वर्ब है और इसका नाउन बनाएंगे जब हम, तो अब्डिकेशन हो जाएगा, यह तो सही है। और अब्डिकेट दूसरा ऑप्शन है और इसका अबडक्शन दिया गया है, जो कि यही गलत है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, सी है। एडाप्ट का अगर हम नाउन बनाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, एडाप्शन बन जाएगा। अफेक्ट वर्ब है और इसका अफेक्टेशन बन जाएगा, यह भी सही है। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो जब आंसर की बात आती है तो अब्डिकेट का अबडक्शन हो जाता है, जो कि सही है। और एडाप्ट का एडाप्टेशन होता है, एडाप्शन हो जाता है। और अफेक्ट का अफेक्टेशन हो जाता है। तो अब्डिकेट का अब्डिकेशन होना चाहिए यहाँ पर, जो कि यही गलत है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। और इसी को हमें बताना था, विच इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाउन फॉर्म वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट है यही अब्डिकेट का अब्डिकेशन के स्थान पर अबडक्शन दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है, करेक्टली स्पेल्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसी को पता लगाना है। तो देखते हैं ऑप्शन। रेंडेचुएस, रेंडुआ, टेंडाबूस, नन ऑफ एबव। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है, रेंडेट्स वस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। अब एक बार फिर से, जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के संदर्भ में कौन सा रूल सही नहीं है, आइए देखते हैं। उसी को बताना इनकरेक्ट रूल क्या है, यहाँ पर कौन सा है, उसे हमें फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट रूल्स इन रेफरेंस टू नरेशन। तो आइए देखते हैं। When reporting verb, reporting is in principal verb. Question number 16. When the reporting is in principal verb, in the past tense, all present tenses of the direct are changed into corresponding past tenses. एंड ऑप्शन बी दिया गया है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज्ड। तो हमें क्या पूछना था, बताना था नॉट करेक्ट, विच रूल इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो हमारा था यह सही था। और इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, ऑप्शन बी भी सही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी देखें क्या है। ऑप्शन सी, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीशीज आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। ऑप्शन जो है सी भी हमारा सही है। प्रोनाउंस भी समयानुसार बदलते रहते हैं। तो दिया गया ऑप्शन डी, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम आर प्लेस नेवर चेंज। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सही नहीं है। इसी को हमें ढूंढना था, इनकरेक्ट रूल्स को फाइंड आउट करना था। जबकि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस
आर ऑलवेज चेंजेस, आर ऑलवेज चेंज, बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नेवर चेंज, जो कि इनकरेक्ट है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यही ऑप्शन डी है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। तो यही इनकरेक्ट रूल है जो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, यही दो तरीके हैं जो काफ़ी उलझाए सबको, क्वेश्चन पूछने का था। इसमें काफ़ी लोगों ने गलती की, नॉट करेक्ट है तो करेक्ट फाइंड आउट कर दिया, नॉट इनकरेक्ट है तब भी जो है इनकरेक्ट ढूंढ लिया हमने। तो यही मिस्टेक होती है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर पूछे गए थे 2016 में। तो ये देखते हैं क्या है ऑप्शन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, केस इज मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, वी हैव नॉट टू करेक्ट। तो देखते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है हमें। ऑप्शन ए करेक्ट है, केस इज मॉडिफिकेशन ऑफ नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। ऑप्शन बी देखते हैं, नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विथ फाइनाइट वर्ब, यही इनकरेक्ट है। और आगे चलते हैं, पजेसिव केस डिनोट्स ऑनरशिप और पोजेसन, यह तो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो यह भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन जो बी था यही इनकरेक्ट था और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, जो कि इनकरेक्ट था। तो यही हमारा आंसर था, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया, इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट इनकरेक्ट। इट्स टू वेज, दिस वे ऑफ asking question is very difficult and sometimes most of the people do not understand its real meaning what has been asked here in this question. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ऑप्शन, हमें यही ढूंढना है, जो गलत ऑप्शन है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ऑप्शन तो सही है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें जैसे कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव की बात की गई है, तो ऑप्शन ये तो सही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी, पार्टिटिव एडजेक्टिव्स डिनोट ए पार्ट ऑफ ए क्लास और ऑब्जेक्ट, यह भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिनोट क्वालिटी, काइंड और कंडीशन, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऑप्शन लग रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, तो यही इनकरेक्ट है, जो कि यही हमारा आंसर था, जिसमें नॉट, विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा गया था कि फाइंड आउट क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यही पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जो कि इनकरेक्ट है, और बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो करेक्ट थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस, द अंडरलाइन वर्ड इज, टीचिंग एक साइंस है और यह क्या है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन में दिया गया है, ए वर्बल नाउन,
abstract noun, concrete noun, none of above। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो द अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है टीचिंग इज ए साइंस, ये वर्बल नाउन है और ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आज इस वीडियो में टीजीटी इंग्लिश पेपर 2016 को सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोग 2021 को भी देखेंगे और 2013 को भी देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये दिस वे आर द 3 पेपर्स which have been conducted recently are very important from exam points of view. These papers are very helpful for us to study and we must study these papers। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। कौन सा स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, देखिए इज़ नॉट करेक्ट, इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं, देखें क्वेश्चन ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम केसेस। तो यह तो सही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर एंड जेंडर, ये पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलती रहती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, यह भी सही है ऑप्शन। तो ये चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। प्राइमरी ऑप्शन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी यूज्ड एज infinite forms of verb if to precedes them, if to precedes them, यह भी सही है। may be used as infinite forms of verb if to precedes, यह तो सही है और इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन है द सोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन, यही जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जिसमें पूछा गया था विच इज़ नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं था, यही पूछा गया था। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव का। देखते हैं ऑप्शन है दे, वन अनदर, माई सेल्फ एंड टू माई सेल्फ। तो टू माई सेल्फ इज करेक्ट आंसर हियर, टू माई सेल्फ विल बी आवर आंसर। इट्स इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, टू माई सेल्फ इज आवर करेक्ट आंसर। Next question is here on the screen, question number 22, which of the following sentence is grammatically correct। और इसमें कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, अब हमें यहाँ पर देखना है। वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट हियर। वी रेयरली सी ए लायन ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है बी स्कार्सली सी ए लायन, बी प्लेड गुड, he played good, he lives miserly। तो we rarely see a lion, हम कभी कभी मुश्किल से ही कभी क्या देखते हैं, लायन देखते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। we scarcely see a lion, scarcely कभी नहीं, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर, विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। we rarely सी ए लायन।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑप्शन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ भी कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली जो है करेक्ट है उसके विषय में पूछा गया है। राइट इन इंक, या कोई सेंस नहीं दे रहा है तो यह तो इनकरेक्ट लग रहा है पहले से ही जो है। ही थ्रू द स्टिक इन द रिवर, ही थ्रू द स्टिक इन द रिवर, इनटू रिवर होना चाहिए, यह भी इनकरेक्ट है। ही वेंट नियर द स्टेशन, इट्स आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन, ही वॉज ए फेवरेट विथ हिज फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है ये पेपर 2016 का है। इसका मतलब इसको एफ की कैटेगरी में रखा गया था। आयोग इसको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया था। दिस क्वेश्चन वाज डिक्लेयर्ड फॉल्स एंड कॉमन नंबर वाज गिवन टू ईच वन। एफ की कैटेगरी में रख दिया गया था इसको। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यह क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कौन सा मिसमैच्ड है? तो आइए देखते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड, वो क्या दिया है? ए प्रिंसिपल प्रीपोजिशन इन लिeu ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इस पेपर का, इसको भी आपकी कैटेगरी में ही रखा गया था। आयोग इसको डिक्लेयर कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाया था, तो ऑप्शन नहीं सही रखे गए या कॉमन हो रहे हैं कहीं कहीं। तो इस वजह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें इस 2016 के पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन, शायद 6 क्वेश्चंस वेयर डिक्लेयर्ड एफ फॉल्स। 6 क्वेश्चन को हटा दिया गया था जो कि गलत थे कहीं ना कहीं से, जिसमें त्रुटियां थी, विभागीय त्रुटियां थी, जिसकी वजह से बाहर करना पड़ा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट। एक्सप्रेशन इज करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। एक्सप्रेशन इज करेक्ट। योर्स सिंसियरली, ऑप्शन ए है। योर्स सिंसियरली, यहाँ भी है योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट पूछा गया कौन सा है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो आइए देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। ऑप्शन दिया गया ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर को। वी हैव टू फाइंड आउट ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। एवरीवन शुड प्रे गॉड, ये तो गलत है। एक मिनट, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट फ्रॉम द वी टॉक अबाउट ग्रामेटिकल रूल। ही रोट टू मी, यह तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ही रोट मी, यह तो गलत है। ही सजेस्टेड मी दिस, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी इज ग्रामेटिकली करेक्ट हियर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 27। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें मिसमैच कौन सा है या सही? इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इसका देखा जाए, इसका सेशन हैमलेट कब आया था और ट्वेल्थ नाइट कब आया था, इसकी जो करेक्ट डेट हमें पता करनी है। इसमें से कौन सा करेक्ट है? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मिस मैच पूछा गया है, जो मैच नहीं कर रहा है, ये जो समय दिया गया है इसे। तो देखते हैं ऑप्शन, हैमलेट 1601 में आया था, ये तो सही है। ट्वेल्थ नाइट 1601 में भी यह भी आया था, यह भी सही है। यह भी मैच्ड है, करेक्ट है।
टेम्पेस्ट भी आया था 1611 में, इट वॉज द लास्ट वर्क बाय विलियम शेक्सपियर। तो सिम्बेलिन जो दिया गया है ये 1608 में नहीं आकर के ये 1609 में आया हुआ था। तो सिम्बेलिन 1609, 8 नहीं था। तो यही हमारा आंसर है जो मिसमैच कर रहा है। इसका जो समय दिया गया है कब आया था सिम्बेलिन। तो चलते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। कौन सा प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। कौन सा नहीं इन्होंने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का देख लेते हैं। हेनरी 6 तो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था, ये तो सही है। हेनरी 8 जो कि इनका लास्ट फिनिश्ड वर्क था, जिसको बाद में फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। हेनरी 4 जो कि विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा था। और ये ऑप्शन आखिरी जो बचता है डी का, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इज़ ए प्ले हेनरी 7 इज़ ए प्ले विच वाज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया, जो कि विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, देखते हैं 29 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा इनकरेक्ट है आइए देख लेते हैं। इन 1671 मिल्टन, ऑप्शन ये है, इन 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Against। ये तो सही है। ऑप्शन ये जो है हमारा सही है। और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना भी है। टू फाइंड आउट इनकरेक्ट वन, पैराडाइज रिगेंड इज ए ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लास्ट, यह भी सही है। तो चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ, देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो है सैमसन अगेनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन दिया गया है, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। लिसिडास हैज़ कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स, यह भी सही है। क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। तो ये जो ऑप्शन है दिया गया है, कौन सा इनकरेक्ट है यही फाइंड आउट करना था। तो इसमें ऑप्शन ए भी हमारा सही है, और एक मिनट, ऑप्शन ए भी सही है। और पैराडाइज रिगेंड टू प्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लास्ट, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी यही जो है यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन की बात जो की गई है, यही है जो कि हमारा आंसर है। इसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन दिखाया गया है, जबकि ऑप्शन में नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट करेक्ट। और बाकी के जो 4 ऑप्शन है ए बी और डी, ये जो सही हैं, और यही जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर यही इनकरेक्ट है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज किसमें नहीं किया गया है इस एडजेक्टिव में, आइए देख लेते हैं। केयरफुल ऑफ ड्रेस, यही मिस्टेक लग रही है। ऑप्शन 30 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहले ही मिल रहा है जो कि करेक्ट, केयरफुल ऑफ ड्रेस नहीं होता है। आइए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। अनॉयड एट थिंग्स, अनॉयड के साथ एट का यूज़ किया जाता है जब हम किसी वस्तु के विषय में बात करते हैं, या तो ऑप्शन बी सही हो गया हमारा। और बिजी एट लेसन, यह भी सही है। हॉरिफाइड एट द साइट, यह भी सही है। तो केयरफुल ऑफ ड्रेस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यही हमारा जो है आंसर हो गया, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसके साथ केयरफुल के साथ ऑफ का जो यूज़ किया गया है यही गलत है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 31, विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। पंक्चुएशन के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यही हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस इन रेफरेंस टू पंक्चुएशन मार्क्स। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए डैश इज नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थाट। ए डैश इज नेवर यूज टू शो सडन चेंज इन थाट, ये ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सा गलत है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ए डैश इज नेवर यूज्ड, डैश का कभी यूज नहीं किया जाता है। टू शो ए सडन चेंज इन थाट, थाट में सडन चेंज के लिए डैश का यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन दिया गया है। देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। ए डैश इज यूज टू सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पोजिशन और एक्सप्लेनेशन, ये तो सही है। ए कैरेट इज पुट बिलो एंड असाइड द वर्ड और लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड, यह भी सही है। ए डैश इज यूज टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स ऑल बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है यही इनकरेक्ट है। ए डैश इज नेवर यूज्ड टू शो सडन चेंज इन थाट, यही इनकरेक्ट है, जो कि इसी को हमें फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो दिया गया था, सेंटेंस इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो गया। इज नॉट करेक्ट, इसका मतलब यही इनकरेक्ट वाक्य है, सेंटेंस है, और बाकी जो करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक फ्रेज कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट। इडियोमैटिक कंपेरिजन जो किया गया है यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है, तो देख लेते हैं इसको, और कौन सा करेक्ट है ये भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए बीटर एस, क्या हो गया, फालतू का नहीं डाल दिया गया था, गलत हो गया, GALL था, टाइपिंग एरर है, नॉट करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। एज चेयरफुल एज बार्क, ये बार्क क्या दे दिया गया है, यहाँ पर लार्क होना चाहिए। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यह भी शायद एफ हुआ था पेपर में, उस समय डिक्लेयर किया गया था। देखते हैं। एज रेड एज चेरी, ये तो सही लग रहा है। एज साइलेंट एज स्टार, ये भी सही लग रहा है। विच इज़ नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर यह भी एक विवादित क्वेश्चन था 2016 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 था, इसको भी अब डिक्लेयर कर दिया गया था। कि इनकरेक्ट पूछा था इसमें, लेकिन इसमें कई क्वेश्चन हैं जो कि एज रेड है, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर हुई है, एज रेड है, रेस हुआ था, एज चेरी, एज साइलेंट, एज स्टार, तो यह हो गया था, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। जो एक एंटोनिम दिया गया है, ये शब्द हैं, आगे इनका एंटोनिम दिया गया है, कौन सा इनकरेक्ट है, विच वन इज मिसमैच्ड कौन सा है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कौन सा मिसमैच्ड है। एक्विट का एक्विट का हो जाएगा कन्विक्ट, ये तो सही है। ग्रैंड का ऑर्डिनरी हो जाएगा अपोजिट, यह भी सही है। और हम्बिल का हार्टी हो जाएगा, यह भी सही है। डिसोलेट का परकोलेट हो जाएगा, ये जो है यही गलत है, यही मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया यही, ऑप्शन डी 33 का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क
ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। तो ये जो शुरू का पहले जो विलियम शेक्सपियर का जो पहले वर्क आया था, देखते हैं कौन सा था जो उनकी इमेच्योरिटी को शो करता है। देखते हैं पहले पैशनेट पिलग्रिम्स है, ये तो सही है। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलियम शेक्सपियर इन 6 लाइन स्टैंजा। अच्छा, 6 लाइन स्टैंजा में तो वेनस एंड एडिनिस लिखा गया था। सी वाला रेप ऑफ लुक्रीस, यह हो गया, यह भी सही है। नन ऑफ एबव, यह तो गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेनस एंड एडोनिस, जो कि करेक्ट है। यही जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा में यही लिखा गया था। सो डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, जो कि इमेच्योरिटी को दर्शाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। देख लेते हैं मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के विषय में क्या बताता है, कौन सा प्ले है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यही है हमारा, जो कि मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के विषय में हमें बताता है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये तो है नहीं ऑप्शन। एंटोनियो क्लियोपेट्रा रोमन प्लेस है। विंटर्स टेल है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन यही जो है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के विषय में इस प्ले में हमें देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क है जो नहीं लिखा गया है, तो देख लेते हैं। ऑफ एजुकेशन मिल्टन ने लिखा था। एरोपैजिटिका भी मिल्टन ने ही लिखा था। ऑन शेक्सपियर भी मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन आखिरी वाला जो बचता है यही आंसर इसका हो जाएगा। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ऑप्शन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो हमारा आंसर हो गया यही, जो मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी ये जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये जो पहले के ए, बी और सी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफ एजुकेशन, एरोपैजिटिका एंड ऑन शेक्सपियर। दिस वेयर द वर्क्स रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड द रेस्ट ऑप्शन अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड was not written by John Milton. Next question is here on the screen before you. Question number 37, which of the following works is not written by John Milton। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट होता हुआ, कौन सा वर्क है जिसको जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था। तो देख लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नहीं, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अच्छा, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। ऑन द लेट मसाकरे ऑफ वाइट माउंट, इसको भी जॉन मिल्टन ने ही लिखा था। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी, इसको भी मिल्टन ने ही लिखा था। तो ऑप्शन डी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जिसको जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा था। द पैशनेट पिलग्रिम्स ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, एलेग्री है। तो चलते हैं, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, जिसको मिल्टन ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38, जैसा कि स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के संबंध में जो ये स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के संबंध में कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रिकर्सर टू लिसिडास, क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के संबंध में। अच्छा, तो ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रिकर्सर टू लिसिडस, ये तो नहीं है, ये गलत है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सॉनेट, यह भी नहीं है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर्टल सॉनेट नहीं है। मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सॉनेट। The title on his blindness is given by later anthologists, यही ऑप्शन सही है। जो कि मिल्टन ने जिस समय ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा था, उसका टाइटल इन्होंने नहीं दिया था जॉन मिल्टन ने, और बाद में
इसको टाइटल दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो नन ऑफ एबव यह भी नहीं हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के विषय में क्या पूछा गया था, इज ट्रू अबाउट मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यही ट्रू था मिल्टन के सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस के संबंध में। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया, मिल्टन ने इसको टाइटल नहीं दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई। इवनिंग वॉक किसका वर्क है देख लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का। सही, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है, विलियम शेक्सपियर का भी नहीं है, मिल्टन का भी नहीं है, गाल्सवर्दी का भी नहीं है। तो एन इवनिंग वॉक वॉज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। एक बार फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी रचना जो नहीं लिखी गई है देख लेते हैं। द थॉर्न, इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इडियट बॉय भी लिखा है, सिमन ली भी लिखा है। तो बियॉन्ड जो है इनका वर्क नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ये क्रिटिकल कमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन किसने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ को, देख लेते हैं। डॉक्टर जॉनसन दिया गया है, जॉन कीट्स हैं, डी क्विंसी हैं, एस टी कॉलरिज हैं। तो यह स्टेटमेंट एस टी कॉलरिज के द्वारा ही दिया गया था। एन एवर एंड्यूरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को डॉक्टर एस टी कॉलरिज ने ही कहा था, सेंट कॉलरिज ने कहा था, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। तो यही है, किसने लिखा था, जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। शेक्सपियर तो लिखे नहीं थे, और बेन जॉनसन भी नहीं लिखे थे, शेरिडन भी नहीं लिखे थे। तो ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन is here. Question number 43, John Galsworthy's ideas on drama are found in। ऑप्शन दिया गया है इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन ए ही हमारा जो है आंसर हो गया, इसी में इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में ही आइडिया ऑफ ड्रामा पाया जाता है जॉन गाल्सवर्दी की, और रेस्ट जो ऑप्शन है ये गलत है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, कुक्सन इज ए कैरेक्टर इन। कुक्सन नाम का कैरेक्टर किस में पाया जाता है, तो जस्टिस में ही पाया जाता है, मैकबेथ में तो है नहीं, एरोपोजिटिका में भी नहीं, एज यू लाइक में भी नहीं, एज यू लाइक इट में भी नहीं। तो जस्टिस कुक्सन जो है एक कैरेक्टर है जो कि जस्टिस में जो इनका प्ले है इसमें है एक कैरेक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लास्ट वाज फ्री एडाप्टेशन ऑफ। ये सोर्स इसका पूछा गया है, लव्स लेबर्स लास्ट का कौन सा है, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किट, ये तो हैमलेट की है। और ये बी जो दिया गया है मिनैक्मी ऑफ प्लाटस, यही जो है हमारा आंसर है। लव्स लेबर्स लास्ट का सोर्स जो था मिनैक्मी ऑफ प्लाटस, और जो रेस्ट हैं वो दूसरे प्लेस के सोर्स हैं जहाँ से लिए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, हु exclaims in his sonnet that under his curved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। ये किसने कहा था, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देख लेते हैं। बेन जॉनसन, इन्होंने तो कहा नहीं था। माइकल ड्रेटन, ये भी नहीं कहे थे। जॉन ड्राइटन, इन्होंने भी नहीं कहा था। विलियम बेस, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यह स्टेटमेंट विलियम बेस के द्वारा दिया गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, देखते हैं क्या है। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। तो ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है जॉन लिली, इन्होंने तो नहीं कहा था। रॉबर्ट ग्रीन ने यही कहे थे। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, जॉर्ज पील, ये नहीं बोले थे। और क्रिस्टोफर मार्लो भी नहीं कहे थे। विलियम शेक्सपियर को इन्होंने कहा था रॉबर्ट ग्रीन।
एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, जो कि चलते हैं 48 की तरफ। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर गिवन बिलो। अच्छा, ये दिया गया है, माई फादर डेस्टाइंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है दिया गया है जॉन मिल्टन, ये जो कि सही है, पहला ऑप्शन ही जो हमारा सही हो गया। ये जॉन मिल्टन का है, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको यहीं से आई हार्डली रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट, ये देर रात तक पढ़ते थे जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस का शिकार हुई जॉन मिल्टन। तो ये जो बाकी के ऑप्शन हैं ये गलत हैं और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस संबंध में, जो कि जॉन मिल्टन ने इसके विषय में बताया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जो कि स्क्रीन पर है। फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाउ सोल वाज लाइक स्टार एंड ट्वेल्थ अपार्ट। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इस स्टेटमेंट को किसके संबंध में लिखे थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, ये तो थे, इनके विषय में लिखा नहीं था इन्होंने। कार्लसवर्दी के विषय में भी नहीं लिखे थे, जॉन मिल्टन और स्पेंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के विषय में इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कहा था दाउ सोल वाज लाइक स्टार एंड ट्वेल्थ अपार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम सेंट कैथरीन सरमन। ऑप्शन है इसकी थीम कहाँ से ली गई थी पैराडाइज रिगेन की? सेंट कैथरीन सरमन, यहाँ से तो नहीं ली गई थी। सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, यही था हमारा करेक्ट आंसर। इसकी थीम यहीं से पैराडाइज रिगेंट की जो थीम सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से ही ली गई थी। द बाइबल यहाँ से भी नहीं ली गई थी। जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग से भी नहीं लिया गया था इसकी थीम को, पैराडाइज रिगेंट की। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो गया। सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल है जो पैराडाइज रिगेंट का थीम जो है यहीं से लिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से इस लाइन को लिया गया है? देख लेते हैं। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी आकर, ये जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी जो है किस वर्क से लिया गया है वर्ड्सवर्थ के? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है टिंटन अबे, टिंटन अबे की ही लाइन है। द रेक्ल्यूज की भी नहीं है, द प्रेल्यूड की भी नहीं है, इमॉर्टैलिटी ओड की भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया टिंटन अबे। द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी आकर इन टिंटन अबे। These lines have been taken from the composition Tintin Abbey by William Wordsworth. Now next question is here on the screen before you. Question number 52. In which works of Wordsworth does the following line, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ली गई ये लाइन? आवर बट इज स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यहाँ पर दो बार बट हुआ है, टाइपिंग एरर है। आवर बट इज स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टिंटन अबे दिया गया है, रेक्ल्यूज दिया गया है, द प्रेल्यूड भी दिया गया है। यही तीनों ऑप्शन है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। ये लाइन जो है इमॉर्टैलिटी ओड की है। आवर बट इज स्लीप एंड फॉरगेटिंग। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द poem composed by William Wordsworth and it is Immortality Ode. Question number 53 is here. Which of the following is a pastoral elegy? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या, pastoral elegy कौन सी है?
एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यह नहीं है। इन मेमोरियम, यह भी नहीं है। लिसिडास, ड्यूनो एलजी, यह भी नहीं है। तो लिसिडास हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लिसिडास एक पास्टोरल एलजी है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी अपने मित्र की डेथ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन ईयर, कब आया था लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था? तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1798 में पब्लिश हुआ था ये। तो 1789 तो है नहीं, 1785 भी नहीं है, 1791 भी नहीं है। हमारा आंसर हो गया 1798, जो कि करेक्ट है। इस संबंध में लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट? जॉन गाल्सवर्दी किस तरह के प्ले लिखते थे? तो देखते हैं, प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक ड्रामा, अपसर्ड ड्रामा एंड किचन सिंक ड्रामा। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रॉब्लम प्ले। ये प्रॉब्लम प्ले ही लिखते थे। तो जॉन गाल्सवर्दी यूज्ड टू राइट प्रॉब्लम प्लेस at his time. And now question number 56 is here. Which is the incorrect sentence? You have 20 rupees. You have 20 rupees. ये तो सही है, तुम्हारे पास 20 रुपये हैं। I have 2 10 rupee notes, यह भी सही है। रुपी जो जाता तो गलत हो जाता। 2 10 रुपीज़ नोट नहीं होना था, 2 10 रुपी नोट सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी, यह ऑप्शन गलत है। मैनकाइंड इज डिमेंटेड, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 56 का, जो कि इनकरेक्ट है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, देखते हैं क्या है। द फेमस एपिक पैराडाइज लास्ट बाय मिल्टन कंटेंस, पैराडाइज लास्ट कितने बुक में थी? अब यहाँ पर ओरिजिनली नहीं पूछा गया है, इन ऑल पूछा गया है कि इन हाउ मेनी बुक्स द पैराडाइज लास्ट वाज रिटन टोटली। अगर टोटल की बात की गई यहाँ पर समझिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 बुक्स। सॉरी, द फेमस एपिक पैराडाइज लास्ट वाज बाय मिल्टन कंटेंस 12 बुक्स, जिसमें कि 12 बुक्स है। तो चलते हैं, पहले 10 बुक्स में आई थी। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन 10 बुक्स, बट लेटर इट वाज इंक्रीज्ड इनटू 12 books. Now question number 58 is here. Which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? इनमें से कौन सा एक प्ले है शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है, कॉमेडी नहीं है? तो देख लेते हैं। As You Like It, इट्स ए कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट, इट्स आल्सो ए कॉमेडी। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यह भी एक कॉमेडी है। तो एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, जो ऑप्शन डी है दिया गया है, एक कॉमेडी नहीं है, यह एक रोमन प्ले है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, इट्स नॉट कॉमेडी बट ए रोमन प्ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, ये किस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी लिरिक? देख लेते हैं ऑप्शन, अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्ली 20th सेंचुरी अभी है नहीं है आंसर, मिड 20th सेंचुरी अभी नहीं है, और अर्ली 18th सेंचुरी नहीं है। तो लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। तो लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। विच
फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रिवर। यह भी एफ में कर दिया गया था उस बार इस पेपर में, तो देख लेते हैं। यह एक ओड है। सॉलिटरी रिवर क्या है? एक ओड है या लिरिक है, बैलेट है या एलजी है। तो यह वैसे ये बी टॉक अबाउट द सॉलिटरी रिवर वेदर इट इज़ लिरिक और बैलेट, तो यह लिरिक है और इसमें कुछ बैलेडिक टोन भी देखने को मिलता है। इसीलिए आयोग ने इस ऑप्शन को जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया था, इसको एफ की कैटेगरी में रख दिया था, डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। जबकि ये देखा जाए तो लिरिक ही है, इसमें बैलेडिक टोन नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हटाया गया क्योंकि यह एक विवादित क्वेश्चन था। तो आज हमने इस सेशन में जो कि टीजीटी इंग्लिश पेपर 2016 से लिया गया था, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन के विषय में बात की, जो कि पार्ट 1 है इसका, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा सेकंड पार्ट विल बी बिफोर यू आफ्टर इट। तो 60 क्वेश्चन हमने बात की इसमें 60 क्वेश्चन के विषय में, और जो कि यह 2016 का टीजीटी इंग्लिश का पेपर था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए आप लोग, और इस चैनल पर बने रहिए। और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को हिट करते हैं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो विल बी रीच टू यू एट इट्स टाइम। और चलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे इसके एक दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वेरी सून वी विल मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।